तो आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो काफी मशहूर है ये। हाँ बिल्कुल, 2 दशकों से भी ज्यादा हो गए पर इसकी चर्चा आज भी होती है। सही बात है। और इसने कई लोगों की पैसे को लेकर जो सोच है ना, उसे बदला भी है। हमारे पास जो समीक्षा है वो तो खैर मुख्य विचारों को सामने रखती ही है, पर आज हमारा मकसद है थोड़ा और गहराई में जाना। हाँ, ये समझना कि ये किताब कैसे पैसे, काम और ये जो अमीर बनने का कॉन्सेप्ट है हमारी आम सोच को कैसे चुनौती देती है। बिल्कुल। और कियोसाकी का तरीका बड़ा दिलचस्प है। वो अपने 2 पिताओं के जरिए, एक गरीब डैड और एक अमीर डैड, इनके विरोधाभास से ही अपनी बात रखते हैं। हाँ, ये 2 पिताओं वाली बात। एक तरफ उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। हाँ गरीब डैड, जिनकी सलाह थी बेटा खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। वो पारंपरिक रास्ता जो हम में से ज्यादातर लोग शायद जानते हैं, जिस पर चलते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, अमीर डैड। हाँ, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर बिजनेस करते थे, निवेशक थे। उनकी सोच बिल्कुल उलट थी एकदम। गरीब डैड के लिए पैसा मतलब था एक तरह की सुरक्षा, स्थायित्व। अमीर डैड के लिए पैसा एक टूल था, एक औजार, आजादी पाने का। अच्छा, तो ये सोच का फर्क ही मेन है। हाँ, यहीं से पूरी किताब की नींव पड़ती है। तो फिर अमीर डैड का मुख्य सिद्धांत या कह लें फंडा क्या था? वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो। हाँ, उनका मेन मंत्र यही था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, पर इसका मतलब क्या है असल में, प्रैक्टिकली? मतलब ये कि सिर्फ अपनी तनख्वाह पर, अपनी सैलरी पर निर्भर मत रहो। ऐसी चीजें बनाओ या खरीदो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, जिन्हें वो संपत्ति या एसेट्स कहते हैं। जैसे रियल एस्टेट में निवेश, स्टॉक मार्केट, या शायद अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना। यानी कि वो कर्मचारी वाली सोच से निकलकर मालिक या निवेशक वाली सोच की तरफ जाने को कह रहे हैं। बिल्कुल, वो माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। और यहीं पर वो संपत्ति और देनदारी एसेट्स और लायबिलिटीज वाली बात आती है। वो कॉन्सेप्ट भी काफी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, सही पकड़ा। वो बहुत जरूरी पॉइंट है किताब का, खासकर वो घर वाला उदाहरण। हाँ, कियोसाकी की परिभाषा बहुत सीधी है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। ठीक है। अब इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो जो घर जिसमें हम खुद रहते हैं, जिसकी हम ईएमआई भर रहे हैं या मेंटेनेंस दे रहे हैं, हाँ, वो असल में हमारी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो कियोसाकी के नजरिए से वो एक देनदारी है, लायबिलिटी है, एसेट नहीं। अच्छा, संपत्ति वो घर होगा जिसे हमने किराए पर चढ़ा रखा हो। हाँ, जिससे आपको किराया आ रहा है, मतलब आपकी जेब में पैसा आ रहा है, तो वो संपत्ति हुई। ये नजरिया ही काफी अलग है। हम तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते आए हैं। हाँ, पारंपरिक सोच तो यही है, पर कियोसाकी कहते हैं कि फोकस इस पर रखो कि आपकी आय पैदा करने वाली संपत्तियां बढ़ें। यानी ऐसी चीजें जिनसे पैसा आता रहे, भले हम रोज ऑफिस जाएं या ना जाएं। बिल्कुल वही, जिसे पैसिव इनकम या नकदी प्रवाह, कैश फ्लो कहते हैं। लक्ष्य ये है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, किराए की आमदनी हो, स्टॉक से डिविडेंड मिले, किसी बिजनेस से प्रॉफिट आए। और किताब इस बात पर भी जोर देती है कि ये सब चीजें हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाई जाती। हाँ, ये एक बड़ा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, पैसे का मैनेजमेंट या उसे बढ़ाना नहीं। तो फिर ये वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी कहाँ से आए? कियोसाकी कहते हैं कि ये खुद से सीखनी पड़ती है, स्कूल के बाहर, किताबें पढ़कर, शायद सेमिनार अटेंड करके, और हाँ, थोड़ा परिकलित जोखिम उठाकर, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करते हो। खुद से सीखना और रिस्क लेना। लेकिन इसमें आलोचना भी तो है। कई लोग कहते हैं कि किताब में बातें बस दोहराई गई हैं, कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। हाँ, आलोचनाएं हैं, बिल्कुल। कुछ कहते हैं कि ये मोटिवेशनल ज्यादा है, प्रैक्टिकल गाइड कम। कुछ ये भी सवाल उठाते हैं कि अमीर डैड असल में थे भी या नहीं। अच्छा, ये भी है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इस किताब को कैसे करें, हाउ टू गाइड की तरह नहीं देखना चाहिए। ये ज्यादा क्यों करें, वाई टू वाली किताब है। ये सोच बदलने पर ज्यादा फोकस करती है। बिल्कुल, ये आपकी मानसिकता पर काम करती है, आपको सोचने का एक नया नजरिया देती है पैसे को लेकर। तो फिर ये किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छी है जो अपनी 9 to 5 वाली नौकरी के अलावा कुछ और सोच रहे हैं। हाँ। या जो पैसिव इनकम बनाने में इंटरेस्टेड है, या बस अपने फाइनेंस पर थोड़ा बेहतर कंट्रोल चाहते हैं। तो भले ही हर बात से सहमत ना हो, पर ये सोचने पर तो मजबूर करती है। जरूर। और आजकल के समय में पैसे और संपत्ति के बारे में अलग ढंग से सोचना, ये अपने आप में ही काफी मूल्यवान है। इस पूरी बातचीत का सार निकाले तो शायद कियोसाकी के ही शब्दों में है।
उन्होंने कहा है कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। हाँ। अगर इसे अच्छी तरह ट्रेन किया जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत बना सकता है। बिल्कुल सही। तो संदेश शायद यही है, अपने दिमाग को ट्रेन करें, अपनी वित्तीय समझ बढ़ाएं, जो बने बनाए नियम हैं उन पर सवाल उठाएं और शायद पैसे के लिए खटने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के तरीके ढूंढें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ। कि हमारे समाज में पैसे और सफलता को लेकर ऐसी कौन सी मान्यताएं या नियम हैं जिन्हें हम बस मान लेते हैं बिना सवाल किए। सही बात है। और क्या आज के जमाने में, आज के संदर्भ में उन्हें दोबारा जांचने परखने की जरूरत है? शायद जवाब यहीं से मिले। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।